सामने कोई टारगेट एग्ज़ाम होता है और जब हमारे सामने टारगेट एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, तो कई प्रकार की चीज़ें पैदा हो जाती हैं और वो हमें परेशान करती हैं और कई बार हमें समझ नहीं आता है कि उनका समाधान क्या करें। जैसे एक समस्या ये आती है कुछ बच्चों के कि लेज़ीनेस आ जाती है और लेज़ीनेस इतनी, स्पेशली खाना खा के, और जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है और बच्चा सो जाता है तो फिर पता नहीं चलता कि वो 2 घंटे गुजरे या 5 घंटे गुजरे। और उससे बड़ी बात कि जब बच्चा उठता है उसके बाद से अब अंदर एक अजीब प्रकार की फीलिंग आती है और ऐसा लगातार होता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और आगे जाके वो बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। कुछ बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पास रूम में स्पेस नहीं होता या रूम में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। रूम बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे रूम के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे शेयरिंग में रहते हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से वो लोग रहते हैं। बड़ा रूम लेंगे तो किराया ज़्यादा लगेगा और उतना पैसा उन बच्चों के पास नहीं होता, वो मिनिमम में अपना काम करते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसी जगहों पे रहते हैं या कुछ ऐसे मकान होते हैं उसके आजू बाजू में बहुत सारी फैक्ट्रीज और ऐसा शोरगुल का सा माहौल रह जाता है, उसमें भी बच्चे अपने आप को तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें हम, ना तो उन फैक्ट्रीज को और उस माहौल को बंद करवा सकते ना ही कुछ और। तो ऐसे में एक समाधान निकल के आता है और वो होता है लाइब्रेरी। हम सॉल्यूशन तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक ख़ास टॉपिक को लेके। और उस टॉपिक में हम बात करेंगे जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, और उस लाइब्रेरी के कौन से एस्पेक्ट हैं जो हमारी लाइफ को टच करते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए रीडर। अगर हमें पढ़ने का शौक़ है तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने अभी 2 पॉइंट डिस्कस किए कि रूम में स्पेस कम है, डिस्टर्बेंस है, और कई बार कुछ बच्चों के सामने, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनके पास टेबल कुर्सी तक नहीं होती है और इतना पैसा भी नहीं होता है कि टेबल कुर्सी ले आएँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतना स्पेस भी नहीं होता है कि मान लो एक कमरे में 3 बच्चे रह रहे हैं, 3 टेबल और 3 कुर्सी आ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि कुछ बच्चों के साथ ये आता है कि उन बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल सामने होता है, सिलेबस को वो जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, कोर्स को जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी लाइब्रेरी है वो अपना रोल प्ले करती है। रिसेंटली पिछले 5 सालों में एक चीज़ देखी गई है कि बच्चों के पास एकेडमिक डिस्कशन बच्चों को नहीं मिल पाता है या बच्चों को स्टूडियस फ्रेंड नहीं मिल पाते हैं। अब ये स्टूडियस फ्रेंड हम मार्केट से ख़रीद के नहीं ला सकते और एकेडमिक डिस्कशन को भी हम ऑनलाइन से पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। लेजीनेस है, रूम की स्पेस है, डिस्टर्बेंस है, सिलेबस को हमें जल्दी करना है और हमें एकेडमिक डिस्कशन वाले हमें दोस्त चाहिए, तो उसके लिए एक जगह तो बनी है आपका स्कूल और आपका कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी और आपका डिपार्टमेंट, यानी कि जहां आप पढ़ रहे हैं वो जगह सबसे अच्छी जगह है मेरी ओपिनियन में। अगर वहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका स्कूल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए उस स्कूल कॉलेज डिपार्टमेंट के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छी जगह आती है वो लाइब्रेरी आती है। और बड़ी बात यह है कि आप छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे, मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर में तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक लाइब्रेरी भी हैं, जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, मगर छोटी छोटी आजकल लाइब्रेरीज भी बहुत सारी खुल रही हैं और बहुत खुली हुई हैं। और चाहे गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो चाहे वो प्राइवेट लाइब्रेरी हो, दोनों में जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो चार्जेस हैं, जो उनकी फ़ीस है, वो मेंबरशिप वो बहुत ही कम है और अफोर्डेबल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है आज के इस महंगाई के वक्त को देखते हुए और बच्चे की आगे के फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए। तो जब यहाँ पे जब ये समस्याएं हैं तो बच्चे अक्सर ये निर्णय लेते हैं कि चलो रूम तो हमें इतना ही रखना है कि शाम को आके 2-3 लोग हैं सो जाएं आराम से बस, और बाकी जो दिन का काम है, जो मेन पढ़ने का काम है, वो बच्चे लाइब्रेरी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे
बिजली, पानी, डिस्टरबेंस भी नहीं होता वहाँ पे, टेबल कुर्सी भी वहाँ मिल जाती है, शांति भी मिल जाती है, वहाँ पे आपको एकेडमिक डिस्कशन भी मिल जाता है, वहाँ पे स्टूडियस फ्रेंड भी मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाता है ताकि आप सिलेबस को फास्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे नींद भी नहीं आती है, लेजीनेस भी आपको नहीं आती है तो 2-5 मिनट के लिए आती है, पता चलता है सामने वाले टेबल पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बगल वाला पढ़ रहा है, तो आपकी नींद भी 5 मिनट में चली जाती है। NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम ध्यान दें या ठीक करें तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो 10 टाइम ज़्यादा मिल सकता है, यानी कि आपकी सफलता 10 टाइम ज़्यादा सुनिश्चित हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अवॉइड मिस्टेक्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो कुछ बच्चों के साथ होती है, कुछ बच्चों के साथ नहीं होती। अक्सर उन बच्चों के साथ होती है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता और ये बहुत बड़ा परसेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ी मात्रा में बच्चे हैं जिनके पास एकेडमिक बैकग्राउंड होता ही नहीं है, यानी कि उनके घर में कोई बहुत सारा पढ़ा लिखा या ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है ताकि वो उन चीज़ों को साझा कर सके और बता सके। और कई बार ऐसा भी देखा गया अगर किसी घर में है तो भी बच्चे उनकी नहीं मानते हैं। अवॉइड रोमिंग, यानी कि वहाँ पे घूमे फिरे नहीं और सिटिंग पे फोकस करें। सिटिंग पे फोकस करने के लिए आप एक जगह बैठ जाएं और उस हॉल में वहाँ किसी से बात ना करें, इशारों में बात ना करें और अपना मोबाइल फ़ोन है वो अपनी बैग में रख दें, उसको साथ में ना लेके जाएं। और किसी से बात भी करनी है, मोबाइल से करनी है तो बाहर आके बात करें और बात होने के बाद फिर अंदर जाके बैठ जाएं। या फिर आपको किसी दोस्त से भी बात करनी है तो आप उससे बाहर आके चाय के साथ या ऐसे ही आप थोड़ी देर धूप में या छाँव में बैठ के बात करके वापस चले जाएं। और ये 2-3 दिन आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सीटिंग बन जाएगी, यानी कि आप पहले दिन हो सकता है आप आधा घंटे हो, फिर 1 घंटे हो, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसे धीरे धीरे आपकी सीटिंग बन जाएगी। यानी कि हमें इस बॉडी को बाई फोर्स कंट्रोल करना है पहले, ये बॉडी घूमे नहीं, यानी कि हमारा जब बॉडी कंट्रोल होगी तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये शुरुआत के 5-6 दिन की बात होती है, यहाँ पे बच्चों से कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि डोंट कॉपी टेक्स्ट। बच्चे क्या करते हैं, बुक्स ली और नोट्स बनाना चालू कर देते हैं, जो बुक का है उसकी कॉपी पेस्ट जैसा हो जाता है, नकल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ना करें। क्या करें, आप वहाँ पे जब जो बुक पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उसको आप नट सेल में चीज़ें नोट करें, छोटे छोटे पॉइंट बनाएं आप, और ऐसे पॉइंट बनाएं कि आपको जैसे ही दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। और ना भी आए तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े नोट्स एक बार के लिए ना बनाएं। वो तब बनते हैं जब आपने 2-3 किताबें पढ़ ली हो और फिर आपने रेफरेंस बुक भी कंसल्ट कर ली हो। अब ये रेफरेंस बुक क्या होती है और 2-3 बार पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस पे इसी मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप दोबारा कमेंट करेंगे तो मैं और भी बता दूंगा चीज़ों को। तो ये सब होने के बाद की बात होती है नोट्स बनाने की। वेरी फर्स्ट नोट्स नहीं बनाए जाते, कुछ पॉइंट लिखने होते हैं या फिर सिंपल हमारा जो माइंड के साइंस कहता है उसके अकॉर्डिंग आपका पेन बस चलते रहना चाहिए। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका पेन चलता रहे, बस इतना सा हमें करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मोटे मोटे रजिस्टर भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट आता है अवॉइड डिबेट और आर्ग्यूमेंट और क्रिटिसिज्म। जब हम लाइब्रेरी में बैठे हैं तो एकेडमिक एस्पेक्ट पर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, यानी कि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आंसर अलग अलग होंगे, अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, अलग अलग माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप 2 या 3 या 5 जो आप लोग पढ़ रहे हो साथ में, उनसे कभी भी डिबेट ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि डिबेट, आर्ग्यूमेंट और क्रिटिसिज्म ये जो आपका जो ऊपर का जो ऊपर हमने बात की कि आपको एक टीम चाहिए, आपको एक स्टूडेंट का एक ग्रुप चाहिए, वो उस ग्रुप में दरार डाल सकती है।
जिस डिबेट की हम आगे आप जैसे यूपीएससी और आरपीएससी और जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की बात होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तभी होगा, उसके लिए अलग से हमें समय निकालना है, अलग से समय निकालेंगे। मगर अभी जैसे बैठते ही 2 दिन 5 दिन तो हुए हैं और अभी हम एक दूसरे का डिस्कशन और क्रिटिसिज्म करने लग जाएंगे, तो ये हमारे माइंड को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है और डिबेट भी पसंद नहीं है। दोनों ही चीज़ें हमारा माइंड पसंद नहीं करता है और वो वहाँ से हट जाएगा। तो फिर करना क्या है, हमें सिर्फ वहाँ रीडिंग करनी है और डिस्कस कर सकते हो। रीडिंग लाइब्रेरी के अंदर किताब से रीडिंग करनी है, पढ़ते रहें। डिस्कस अगर करना है तो जब बाहर निकल के जब एक रेस्टिंग फेज में आते हैं बच्चे, उस समय हमें डिस्कस करना होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है, चाहे गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है या फिर प्राइवेट लाइब्रेरी है। पॉइंट है जो बाद में इम्पोर्टेंट बनेगा, तो पहले क्योंकि हम ऊपर की जो हमने 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स बताई उस पर हम बात कर रहे हैं, तो अब ये इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि जब हमारी सीटिंग बन चुकी है और हमने नट सेल में नोट्स भी लिखने चालू कर दिए हैं और हमारा रीडिंग का एक बहाव बन गया, फ्लो बन गया है, तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अवॉइड सर्चिंग बुक्स। यानी कि आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक ही टॉपिक की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे पब्लिशर मिलेंगे। ये तो मार्केट का सीन है। ऐसा ही सीन कुछ आपकी लाइब्रेरी के अंदर होता है। वहाँ पर भी बहुत सारी किताबें मिलती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स मिलती हैं और कई बार हमारा माइंड वहाँ पे रोमिंग करने लग जाता है। ऐसा ना करें। क्या करें कि आप जो बुक या जो चैप्टर आपका चल रहा है जिसको हमें कंप्लीट करना है, पहले उस पर फोकस करना है। यानी कि लाइब्रेरी जाएं तो अपनी बुक या अपने नोट्स को साथ लेके जाएं और ये मन में सोच के जाएं कि आज 2 घंटे या 5 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे, जितने घंटे हम आज लाइब्रेरी में रहेंगे, इतने घंटे में मुझे इतना चैप्टर या इतना कंटेंट मुझे पढ़ के बाहर निकलना है। ये पहले दिन से ही माइंड में चलना शुरू हो जाए तो हमें सर्चिंग नहीं करनी है। यूज प्री डिसाइडेड बुक्स और नोट्स, हमें पहले से डिसाइड करके ही जाना है। वहाँ चाहे कितनी भी किताबें पढ़ी हो, कितनी भी बुक्स हो, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज तो हम वही पढ़ेंगे जिनको हम पहले से डिसाइड करके आए हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमारे एग्ज़ाम की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे 4 पॉइंट ऐसे थे जो कई बार बच्चों को परेशान कर देते हैं। बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर आप भी लाइब्रेरी में गए होंगे और आपको भी इतना साल हो गया, 25 साल से आप टीचिंग कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, काफ़ी बड़ा इंटरेक्शन हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अलग सी हों, जो ख़ास हो, तो इसके लिए पहला काम ये करें कि शुरुआत के अंदर, शुरुआत का मतलब है जब आप नया चैप्टर शुरू करते हैं, शुरुआत का मतलब है कि जब आप नया चैप्टर शुरू करते हैं या नए कोर्स में एंट्री लेते हैं, तो आप बुक्स को रीड जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। मेरा मतलब कि जैसे हम कहीं खड़े हैं, 2 मिनट 5 मिनट खड़े हैं, सामने पेपर दिख जाए, तो जैसे हम पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ते तो हम कोई नोट्स नहीं बनाते, कोई अंडरलाइन नहीं करते। तो शुरुआत के कम से कम 2 बार आपके चैप्टर को या आपकी किताब को वैसे ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर की तरह। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर अखबार की तरह। ना अंडरलाइन करो, ना उससे नोट्स बनाओ, कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना हल्के हल्के। क्या होगा, पहली बार पढ़ेंगे तो 5-10% माइंड में जाएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो 10-12% जाएगा। काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इतना ही पहली दूसरी बार करना है और ये 2-3 बार इनको पढ़ लेना है। ये पहला टिप है, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। बच्चे ने बुक खरीदी और उसने पढ़ना चालू किया, यानी कि
पढ़ाई के नाम पे वो रटना चालू करता है और वो माइंड सेव नहीं करता है नई चीज़ को, और वो बच्चा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंसल्ट 2 to 3 बुक्स अलॉन्ग विथ रेफरेंस बुक, यानी कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सेट एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आप आरपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, ये मैं माइंड के साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की या टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 बुक में एक बार पढ़ डालो, बस 2 से 3 बुक में, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, उधर नहीं जाना। आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये और ये और ये 2 या 3 बुक हैं, इनमें मुझे पढ़ना है। और इन 2-3 बुक्स में पढ़ने के बाद अगर वहाँ से कुछ डिस्प्यूट जनरेट होता है, वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है, एक बुक अलग कह रही है, दूसरी बुक अलग कह रही है, एक बुक में आंसर अलग है, दूसरी में अलग है, तो अपनी पहले से डिसाइडेड एक रेफरेंस बुक रखिए, पहले से डिसाइडेड। ये रेफरेंस बुक डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो टीचर हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप पढ़ के आए, उनसे आपको बात करनी होगी कि सर इस सब्जेक्ट की या मैडम इस सब्जेक्ट की कौन सी रेफरेंस बुक, यानी कि कौन सी बुक को हम सही मान लें, और उसके बाद हम कुछ ना करेंगे, बस वहाँ उसको देख के, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ता है। और कई बार ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जो ब्रेक नहीं लगा पाते और 1 बुक 2 बुक 5 बुक 10 बुक और बुक्स पे बुक करते करते 1 या 2 टॉपिक में उनका पूरा समय निकल जाता है। डिसाइड और फाइनल रेफरेंस बुक्स फॉर सब्जेक्ट, ये ऊपर मैंने बात की वही बात है, आपको पहले से ही अपनी बुक्स को डिसाइड करके रखना है। कौन सी? रेफरेंस बुक। नॉर्मल बुक्स आप किसी से आपस में शेयर करके पढ़ सकते हो, मगर रेफरेंस बुक को शेयर नहीं की जा सकती। प्लस एक बुक आपके पास और चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मोटिवेट कौन करेगा? आप पढ़ाई करेंगे, समय लगेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। कभी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होएगी, कभी आप डाउन फील करेंगे, कभी आप थकेंगे, कभी कुछ, ये सब होगा। आप एनर्जेटिक भी रहेंगे तो आपको थकान भी फील होगी, आप एक्टिव भी होंगे तो कभी कभी आपको आलस भी आएगा। इन सब के पीछे आपको मोटिवेट कौन करेगा, आपको रिचार्ज कौन करेगा? अगर आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में या आपके कहीं टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आपने कहीं से आप अटैच हैं किसी से तो बहुत अच्छी बात है। मगर उन बच्चों का क्या जिनके पास कोई नहीं है? तो उन बच्चे के लिए है बुक, मोटिवेशन किताब। यानी कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मोटिवेशनल है, रियल में वो किताबें मोटिवेशन देती है, आपकी एनर्जी को मेंटेन रखती है, आपकी जो ऊर्जा को बनाए रखती हैं, आपको हारने नहीं देती, आपको लगातार तैयार करती। और पढ़ना कितना है उनको? 3 से 5 मिनट डेली, या जब भी सोने से पहले 3-4 मिनट, या यूँ समझ लो कि 1 पेज, आधा पेज, 2 पेज, 1-2 पेज आपको पढ़ना है। और अब आपको अगर ये भी समस्या है कि भाई कौन सी बुक पढूं मैं, और आपकी जो स्टेटस है, यानी कि आपकी जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको कितना अनुभव है, आप किस सब्जेक्ट के हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको अपनी अकॉर्डिंग, स्टडी वेलनेस में हमारी ये चीज़ें आती हैं कि बच्चा कौन सी किताब पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, ये सारी चीज़ें स्टडी वेलनेस का पार्ट है। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो वो बुक साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुक साथ में नहीं चलेगी तो आप ये समझ लो कि आपका मोबाइल फ़ोन है और आपके घर में लाइट नहीं है, या किसी वजह से लाइट नहीं आ रही तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपका फ़ोन बेकार हो जाएगा। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग सेगमेंट के नोट्स मिलेंगे, ये उस एग्ज़ाम के, ये उस एग्ज़ाम के, ये उस एग्ज़ाम के, उस सब्जेक्ट एक ही है मगर लेवल अलग अलग है। यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। आपके जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका जीके है, चाहे आपका बॉटनी है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आप कोशिश करें इस प्रकार से तैयार करें कि ऑल इन वन, यानी कि आप सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ें, चाहे आप उसी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, या नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप एमएससी कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, या स्कूल लेक्चर, जो भी आप दे रहे हैं, सब्जेक्ट तो वही है।
तो उसको इस प्रकार से तैयार करें कि ऑल इन वन, यानी कि एक बार मैं पढूं, एक बार मैं नोट्स बनाऊं और वो सारे एग्जाम्स में काम आ जाएं, वो सारे एग्जाम्स में काम आ जाएं। ये ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आप जब सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप संपर्क कर सकते हैं। यूज प्रॉपर पेन एंड पेपर। ये कुछ बच्चों में देखा गया है कि बच्चों के पास अच्छा पेन नहीं होता और अच्छा पेपर या रजिस्टर या नोट्स नहीं होते। रफ सी, खुरदरी सी, मटमैली सी एक नोटबुक होती है, रजिस्टर होता है, कॉपी होती है, पेन भी अटकता है। इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो आइज़ हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। राइट वे में सही पेपर होना चाहिए, यानी कि पेपर की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी जगह जाना है और वहाँ के दो रास्ते हैं, एक की रोड सही है, रोड नई बनी हुई है, और एक की रोड टूटी हुई है, गड्ढे हैं, आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? जिधर से रोड नई बनी हुई है, स्मूथ है। बिल्कुल वैसा ही हमारा माइंड है। इसी प्रकार से पेन का कंसेप्ट होता है, पेन बार बार अटके नहीं, प्रॉपर राइट वे में अपनी चीज़ों को रखें, और ताकि आपका माइंड आपका साथ देगा, आपकी आंखें आपका साथ देंगी। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर या मुझ तक पहुँचाइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।